भूतगढ़ गांव कोई खुशहाल जगह नहीं थी। ये डर और खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में सड़न और किसी और चीज की बदबू थी, कुछ बेचैन करने वाली, कुछ अप्राकृतिक। जो गांव वाले बचे थे वो अपनी पहले वाली हालत के सिर्फ साये थे। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती थीं, उनकी फुसफुसाहट धीमी थी। वो सच्चाई जानते थे, भूतगढ़ श्रापित था। गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी गलियों में हंसी गूंजती थी और बच्चे बेफिक्र होकर खेलते थे, लेकिन वो जमाना बहुत पहले का था, अंधेरा छा जाने से पहले का, पहाड़ी पर बने हवेली में पहले शिकार होने से पहले का। अब गांव के भूतिया अतीत की सिर्फ फुसफुसाहट ही बाकी थी। श्राप भूतगढ़ पर कफन की तरह लटका हुआ था। ये गांव की हड्डियों में समा गया था, कुओं को जहरीला बना रहा था और पेड़ों को विकृत आकार में बदल रहा था। गांव वाले जानते थे कि उनका घर खो गया है, सायों में निगल गया है। वो सिर्फ इसलिए रुके थे क्योंकि उनके पास और कहीं जाने को नहीं था। वो फंस गए थे जैसे भूखी बिल्ली के साथ पिंजरे में चूहे। हवेली गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी थी डर का एक विशाल प्रहरी। इसका कभी चमकीला चेहरा अब पुराना और धूसर हो गया था। खिड़कियां नीचे गांव की ओर देखती हुई खाली आंखों की तरह थीं। लोहे के दरवाजे जंग लगे और कांटों से भरे एक इंतजार कर रहे जानवर के जबड़े की तरह खुले हुए थे। हवेली एक सदी से भी ज्यादा समय से खड़ी थी, गांव के धीमे पतन की खामोश गवाह। अंदर भव्य सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और कभी पॉलिश की हुई जमीन पर धूल मोटी परत जमा थी। कड़ी चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र दीवारों पर लगे थे। उनकी आंखें आपकी हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवा में नमी और सड़न की गंध भारी थी, लेकिन हवेली की सबसे परेशान करने वाली चीज काला कमरा था। दूसरी मंजिल पर एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में स्थित काला कमरा कहानियों में डूबा हुआ था। इसे श्रापित कहा जाता था। दूसरी दुनिया का एक द्वार। दरवाजा मोटी ओक लकड़ी का बना था, लोहे की सलाखों से मजबूत किया गया था, मानो अंदर किसी राक्षसी चीज को रोकने के लिए। जो भी काले कमरे में गया था वो कभी कहानी बताने के लिए वापस नहीं आया। गांव वाले काले कमरे के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, उनकी आवाजें कांपती थीं। उन्होंने कहा कि ये श्राप का केंद्र था, भूतगढ़ को परेशान करने वाली सभी बुराइयों का स्रोत। इसके नाम का जिक्र भी करना दुर्भाग्य को न्योता देना था। पहाड़ी पर बनी हवेली डर की जगह थी, मौत की जगह थी। कुमार परिवार भूतगढ़ में उस दिन पहुंचा जो गांव की तरह ही धूसर और उदास था। वो उदास गांव वालों के बिल्कुल विपरीत थे, जीवंत, जीवन से भरपूर और हवा में लटके हुए भयानक एहसास से अनजान। अशोक थे पिता, एक इतिहासकार जिसके अंदर अतीत के लिए एक अदम्य प्यास थी। उनकी पत्नी प्रिया एक लेखिका थी। उनकी आंखें उत्सुकता और कहानियों की भूख से चमक रही थी। और फिर 10 साल की नीतू थी, अपने पुराने टेडी बियर को पकड़े हुए। उसकी नजरें आकर्षण और आशंका के बीच बदल रही थी। अशोक ने हवेली को बिना देखे ही खरीद लिया था, इसके इतिहास और इसके भूतिया अतीत की फुसफुसाहट से मोहित होकर। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। अज्ञानता में डूबे समुदाय की बकवास। वो हवेली की डरावनी प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए, तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए दृढ़ थे। प्रिया हमेशा अपने पति के प्रयासों का समर्थन करती थीं। उन्होंने उनके उत्साह को साझा किया। उनके लेखिका के दिमाग में रहस्य और साजिश की कहानियां पहले से ही बन रही थी। सिर्फ नीतू झिझकती हुई लग रही थी। उसके बच्चे का मन कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा था। अप्राकृतिक खामोशी में डूबा गांव उसे परेशान कर रहा था। गांव वालों की भयभीत नजरों और धीमी फुसफुसाहट से उसकी रूह कांप उठती थी। हवेली अपनी अंधेरी खिड़कियों और दमनकारी माहौल के साथ एक जीवित चीज की तरह महसूस होती थी, एक शिकारी जो धैर्यपूर्वक अपने शिकार को देख रहा था। हवेली में उनकी पहली रात से ही ये साफ था कि भूतगढ़ में राज छिपे थे। हवा हवेली की टूटती दीवारों से होकर गरजती थी, एक शोकाकुल संगीत जो खाली हॉल में गूंजता था। दीवारों पर लगे चित्र उन्हें देखते हुए प्रतीत होते थे। उनकी आंखें उनकी हरकत पर नजर रखती थी। प्रिया ने खुद को लगातार पीछे मुड़कर देखते हुए पाया। उनकी गर्दन के पीछे एक चुभन जैसा एहसास हुआ, जैसे कोई या कुछ उन्हें देख रहा था। हालांकि अशोक बेखबर रहे, उनका ध्यान हवेली के विशाल पुस्तकालय ने अपनी ओर खींच लिया था। उन्होंने अपने दिन प्राचीन ग्रंथों और टूटती पत्रिकाओं को पढ़ने में बिताए, हवेली के अतीत के सुराग खोजने में, काले कमरे के पीछे की सच्चाई को जानने में। उन्होंने अजीब घटनाओं को हवा की चाल, एक पुराने घर के बसने की आवाज कहकर खारिज कर दिया। नीतू इतनी आसानी से नहीं मानी। उसने हवेली में लगातार किसी की मौजूदगी महसूस की, कुछ अनदेखा जो उसकी नजर के ठीक बाहर छिपा हुआ था।
उसके सपने साएदार आकृतियों और बेजान फुसफुसाहट से भरे हुए थे। उसने अपने माता पिता को अपने डर के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे बच्चों की कल्पना कहकर खारिज कर दिया। डरने की कोई बात नहीं है प्यारी, उसके पिता कहते थे, यह सिर्फ एक पुराना घर है। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, अजीब घटनाएं तेज होती गईं। एक रात जब नीतू बिस्तर पर लेटी हुई थी, डर उसके दिल को जकड़ रहा था। उसने उसे सुना। उसके बेडरूम के दरवाजे के पीछे से एक हल्की खरोंच की आवाज आ रही थी। ये एक लयबद्ध ध्वनि थी, सोची समझी, जैसे लकड़ी पर पंजों का खुरचना। उसने अपनी सांस रोक ली, ध्यान से सुना। खरोंच जारी रही, धीमी और स्थिर, उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रही थी। नीतू का दिमाग दौड़ा। क्या ये चूहा था, कोई आवारा जानवर जो हवेली में अपना रास्ता खोज चुका था, या ये कुछ और था, कुछ ज्यादा भयावह? खरोंच तेज हो गई और ज्यादा जोरदार। नीतू ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा अपने टेडी बियर में छुपा लिया। सुबह होने की सख्त कामना की। अगली सुबह नीतू ने हिचकिचाते हुए अपने माता पिता को खरोंच के बारे में बताया। हमेशा की तरह उन्होंने उसके डर को खारिज कर दिया। उसके पिता ने दरवाजे के पीछे जांच की, कुछ नहीं मिला। देखो नीतू, उन्होंने कहा, वहां कुछ नहीं है, शायद ये सिर्फ एक टहनी घर से टकरा रही होगी। लेकिन जब वो बोल रहे थे, तब भी अशोक को ये एहसास नहीं हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे ये एहसास नहीं हो रहा था कि वो हवेली में अकेले नहीं है। एक रात नीतू चौंक कर उठ गई। एक ठंडी हवा उसके कमरे से होकर गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। वो कसम खा सकती थी कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी थी। उसका नाम धीरे से पुकारा गया था, सुनने की सीमा के ठीक बाहर। वो बिस्तर पर बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें उसके कमरे के अंधेरे कोनों को देख रही थीं। फिर उसने उन्हें देखा। साए उसके कमरे की दीवारों पर नाच रहे थे, मुड़ते, घूमते, विकृत आकार में बदलते। ये फर्नीचर और चांदनी द्वारा बनाए गए सामान्य साए नहीं थे, ये साए अलग थे, वो जीवित थे। नीतू चीखी, अपने हेडबोर्ड के खिलाफ पीछे हटती हुई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। साए तेजी से घूम रहे थे, उनके रूप ज्यादा स्पष्ट हो रहे थे। वो कसम खा सकती थी कि उसने अंधेरे में चेहरे देखे थे, विकृत चेहरे जिनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। फिर जैसे ही वो प्रकट हुए थे, साए गायब हो गए और कमरा वापस अंधेरे में डूब गया। नीतू वहीं लेटी रही, कांपती हुई, उसकी सांस उसके गले में फंसी हुई थी, जब तक कि सुबह की पहली किरणें बंद खिड़कियों की दरारों से नहीं झांकी। वो तब जानती थी कि हवेली सचमुच भूतिया थी और वो बहुत खतरे में थी। अगले कुछ दिन नीतू के लिए डर से भरे हुए थे। उसके दरवाजे पर खरोंच लगातार ज्यादा जोरदार हो गई। फुसफुसाहट उसके पीछे हर जगह गई, हॉल में गूंजती हुई, दीवारों से ही रिश्ती हुई प्रतीत हो रही थी। वो सायों में चीजें देखने लगी, उसकी नजर के किनारे पर हिलती हुई हरकतें। एक रात जब नीतू बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने पेट में बसे ठंडे डर को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, उसने एक नई आवाज सुनी। ये हॉल से आ रही थी, एक धीमी लयबद्ध आवाज, जैसे उसके कमरे की ओर आते हुए कदम। उसका खून जम गया। वो सहज रूप से जानती थी कि ये वो आवाज थी जिसका उसे डर था, वो आवाज जिसका मतलब था कि अब वो अकेली नहीं थी। फिर खामोशी। कदम उसके दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। नीतू ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे यकीन था कि ये हवेली के पार सुना जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने टेडी बियर को पकड़े हुए ये सब एक बुरा सपना होने की सख्त कामना की। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। ये उसकी मां की आवाज थी, अकल्पनीय आतंक से भरी हुई। नीतू ने अपने कवर फेंके और दरवाजे की ओर दौड़ी। उसकी मां की चीखों के सामने उसका डर पल भर के लिए गायब हो गया। जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंची, उसने एक और आवाज सुनी, एक धीमी कर्कश आवाज गलियारे के अंत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज फर्श के तख्तों से होकर कंपन कर रही है, हवेली को उसकी नींव तक हिला रही है। नीतू तब जानती थी, एक ऐसे यकीन के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि आवाज काले कमरे से आई थी और उसके माता पिता अंदर चले गए थे।